हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 है। यहां पर हम लोग पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, पाकिस्तान दक्षिण एशिया का एक देश है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है ये भारत से टच होती है। पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है ये ईरान से लगती है। देखिए मैप में आप देख पा रहे हैं, जो पीओके वाला पार्ट है, पीओके वाला पार्ट पाकिस्तान के अंडर में दिखा दिया गया है। जबकि हम सब लोग जानते हैं आधिकारिक रूप से पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है। चूंकि पीओके वाला जो पार्ट है ये चाइना के साथ बॉर्डर टच करता है और पीओके पर अभी अवैध रूप से पाकिस्तान का कब्जा है, तो हम पीओके के आधार पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो चाइना से भी लग रहा है। अगर पीओके जो है यहाँ पर भारत का अभिन्न अंग है, तो अगर उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से चाइना का बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं लगेगा। तो ये बात मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। पाकिस्तान का जो इस्लामिक गणराज्य है लगभग 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी यहाँ पर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है और 61 डिग्री पूर्व यानी 61 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान की जो कुल जनसंख्या है, देखिए वर्तमान का मैंने यहाँ पर आंकड़ा लिया है, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या वर्तमान में लगभग 24 करोड़ 14 लाख है और औसत जनसंख्या का घनत्व जो है 261 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए पाकिस्तान के जो अधिकतर लोग हैं इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और यहाँ पर अल्पसंख्या में सिख, हिंदू और ईसाई भी हैं। उर्दू यहाँ की जो है राष्ट्रीय भाषा है। इसके अलावा अन्य भाषाओं में पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची जो है अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाएं यहाँ की। यहाँ के भौतिक लक्षणों की बात करें तो पाकिस्तान को तो भौतिक इकाइयों में बांटा जा सकता है। पश्चिम में स्थित पर्वतीय और पठारी भाग, देखिए ये पाकिस्तान का पश्चिमी रीजन है जो कि मैंने सर्किल के अंदर लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पश्चिम में एक तो बलूचिस्तान का पठार पड़ता है और एक साइड में यहाँ पर किरथर पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर पश्चिम में स्थित पर्वतीय और पठारी भाग है और पूर्व में स्थित सिंधु का मैदानी क्षेत्र है। देखिए ये पूर्वी वाला पार्ट है, पूर्व में यहाँ पर सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है ये पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं। बलूचिस्तान का पठार और किरथर, सुलेमान तथा हिंदकुश की पर्वत श्रेणियां दक्षिण से उत्तर की ओर एक ही क्रम में स्थित हैं। देखिए दक्षिण में आप देख पा रहे हैं बलूचिस्तान का पठार पड़ रहा है, इधर यहाँ पर ये किरथर पर्वत श्रेणी है, बीच में पाकिस्तान के बीच में सुलेमान श्रेणी पड़ती है और उत्तर की तरफ यहाँ पर हिंदकुश पर्वत श्रेणी है। तो कभी भी अगर क्रम पूछा जाए तो आप बता देंगे दक्षिण से उत्तर में क्रम में किरथर, सुलेमान फिर हिंदकुश आएगी। अगर उत्तर से दक्षिण लिखा हो तो उत्तर से दक्षिण में पहले हिंदकुश पर्वत श्रेणी आएगी, उसके बाद सुलेमान आएगी, फिर आपकी किरथर श्रेणी आएगी। इन पर्वत श्रेणियों में दो प्राकृतिक दर्रे हैं। प्राकृतिक दर्रे मतलब प्राकृतिक द्वार हैं। हिंदकुश पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा पड़ता है। देखिए खैबर दर्रा जो है हिंदकुश पर्वत श्रेणी में है, वहीं बोलन दर्रा जो है ये किरथर श्रेणी में है। ये आपका बोलन दर्रा रहा और ये बोलन दर्रा जो है किरथर पर्वत श्रेणी में पड़ता है। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये हिमालय सहित भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से पृथक करती हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आ जाते हैं। इन 5 देशों में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, इधर बांग्लादेश और नीचे जो है श्रीलंका शामिल है। तो 5 देशों को मिलाकर जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय देश बोला जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा 5 देश काउंट होते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत नहीं आता है बल्कि पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इसमें हिंदकुश है, सुलेमान है और किरथर पर्वत श्रेणी है। तो ये पर्वत श्रेणियां भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से पृथक करती हैं। हिंदकुश पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तिरिचमीर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7,708 मीटर है। ये न केवल हिंदकुश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बल्कि पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी भाग में हिंदकुश के दक्षिण पूर्व में पोटवार का पठार स्थित है। देखिए ये हिंदुकुश पर्वतमाला रही और हिंदकुश पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर पोतवार का पठार है जो कि पाकिस्तान के उत्तर में पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है ये सामान्यतः शुष्क है, यानी ये शुष्क क्षेत्र है, इसलिए इस भाग में बहुत कम नदियां हैं और यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। पूर्व की बात करें तो पूर्व वाला पार्ट सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है ये वाला पार्ट की बात हो रही है। पूर्व में सिंधु नदी द्रोणी का एक विशाल मैदान है। यह उत्तर में पोटवार पठार से दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ है। यानी ये उत्तर में कहां से कहां तक, पोतवार के पठार से लेकर दक्षिण में ये नीचे यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर तक ये मैदान फैला हुआ है। सिंधु नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी इस साइड से लेकर इस साइड तक ये बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और अंत में अपना जल अरब सागर में गिराती है। पूर्व में इसमें चिनाब, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्व में इसमें यहाँ पर चिनाब आकर मिल रही है इस साइड में। यहाँ पर फिर आपकी रावी नदी इसमें आकर मिल रही है, फिर यहाँ पर सतलुज मिल रही है।
यानी पूर्व में इसमें मिलने वाली नदियों में चिनाब, रावी और सतलुज नदियां इसमें मिलती हैं, और पश्चिम से इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पश्चिम से इसमें जो है ये रही काबुल नदी, तो पश्चिम से काबुल नदी यहाँ पर आके मिल रही है। तो पूर्व में इसमें मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? चिनाब है, रावी है और सतलुज नदियां, ये इनकी सम्मिलित धारा पूर्व में आके मिलती है और पश्चिम से इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। तो इन सब का जल लेकर ये अंत में अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो आगे यहाँ बताया गया है कि अपने निचले मार्ग में यह थार रेगिस्तान में होकर, देखिए थार का हल्का सा भाग पाकिस्तान में भी चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थार वाला पार्ट, तो ये पाकिस्तान निचला, जिसका जो भाग पाकिस्तान का जो निचला वाला भाग है ये थार वाला पार्ट है। तो अपने निचले मार्ग में यह थार रेगिस्तान में होकर बहती है और अरब सागर में मिलने से पूर्व अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। तो देखिए पाकिस्तान की जलवायु गर्म और शुष्क है, लेकिन यहाँ पर जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें शीत ऋतु में यानी सर्दियों के सीजन में जो तापमान है वो हिमांक से नीचे चला जाता है, यानी कि माइनस से भी नीचे चला जाता है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है, यानी उत्तर में सर्वाधिक वर्षा होती है और जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पाकिस्तान में औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर के करीब होती है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अधिकतर चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन, ओक और चेस्टनट से ढके हुए हैं, यानी उत्तर के जो पर्वतीय वन है यानी हिंदकुश पर्वत श्रेणी के जो वन है वो अधिकतर वन सदाहरित वन है और ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों से ढके हुए हैं। देवदार, चीड़, फर और स्प्रूस के जो वृक्ष हैं ये अधिक ऊंचाई पर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इसके दक्षिण की बात करें यानी हिंदकुश के दक्षिण की बात करें तो यहाँ बीच वाले पार्ट की बात हो रही है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो इसके दक्षिण भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और खास करके जो अर्धशुष्क रीजन है या फिर रेगिस्तानी रीजन है यहाँ पर छोटी घास और झाड़ियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्रों की बात बताई गई है कि यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी की अपरिपक्व और पतली परत है। देखिए जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहां पर मिट्टी जो है बन नहीं पाती है, तो वहां पर क्या है मिट्टी की आरंभिक अवस्था होती है। आरंभिक अवस्था होने की वजह से वहां पर मिट्टी की पतली परत होती है और वो अपरिपक्व होती है, जबकि मैदानी इलाकों में क्या होता है परत के ऊपर परत चढ़ती रहती है और वो परत परिपक्व होती रहती है और ज्यादा मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान की मिट्टी की बात करें तो देश के बहुत बड़े भाग में बलुई मृदा है, क्योंकि पाकिस्तान में औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो यहाँ पर पूरे देश में लगभग बलुई मृदा देखने को मिलती है जिसमें बहुत कम निक्षालन हुआ है। देखिए निक्षालन का मतलब आप जानते होंगे, जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो वर्षा होने की वजह से जो मिट्टी के ऊपर जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ज्यादा वर्षा होने की वजह से निचले स्तरों में चले जाते हैं, तो इसे निक्षालन होना बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्षा ही कम होती है तो यहाँ पर इस मिट्टी में निक्षालन भी कम हुआ है। पर्याप्त जल होने के कारण ये सामान्यतः उपजाऊ है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां पर जल निकास बहुत कम है खारे भूभाग बन गए हैं। देखिए पाकिस्तान का जो पूर्वी वाला रीजन है यानी कि सिंधु नदी वाला मैदान है, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां भी हैं, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर नहरों का भी एक जाल विकसित किया गया है जिनके माध्यम से क्षेत्र में भरपूर मात्रा में पानी की सप्लाई होती है, सिंचाई भी होती है। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी खेती भी होती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर जल का निकास बहुत कम है, तो वहां पर लंबे समय से पानी भरे रहने की वजह से वहां पर खारे भूभाग क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं और यहाँ के लोगों की आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल हैं। देखिए पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मुख्य रूप से एक खेतिहर देश है, यानी यहाँ की अधिकांश आबादी खेती के कार्यों में संलग्न है। पहाड़ी धरातल और शुष्क जलवायु होने की वजह से पश्चिमी क्षेत्र में कृषि करना कठिन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला पठार है और यहाँ पे किरसर पहाड़ी वाला रीजन है, तो यहाँ पर कृषि करना कठिन है। सिंधु नदी अपनी उपजाऊ द्रोणी में खेतों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, यानी जो पूर्वी वाला भाग है यहाँ पर सिंधु नदी की द्रोणी है, तो यहाँ की उपजाऊ द्रोणी में यहाँ पर खेती की जा सकती है। पाकिस्तान में जो उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें हैं उनमें गेहूं, कपास, गन्ना और चावल शामिल हैं और ये सभी फसलें पूर्णतया सिंचाई पर निर्भर हैं। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं पाकिस्तान में वर्षा कम होती है, पाकिस्तान में औसत वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर हैं। बाजरा और तिलहन उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर बाजरा और तिलहन उन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा जो है बहुत कम उपलब्ध है या फिर बहुत कम पानी मिल पाता है। चमन शहर, क्वेटा और कलात जो शहर हैं ये फलों की खेती के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, यानी यहाँ का चमन शहर है, ये क्वेटा शहर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो शहर हैं ये फलों की खेती के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। देखिए पाकिस्तान के पास खनिज संसाधनों की बात करें तो पाकिस्तान के पास बहुत कम मात्रा में खनिज संसाधन है। यहाँ पर कोयले की बात करें तो कोयला, लौह अयस्क और सोना जो है ये बलूचिस्तान के पठार में मिलते हैं, यानी बलूचिस्तान के पठार में कोयला, लौह अयस्क और सोना मिलता है। खनिज तेल
पोटवार और घोड़क में पाया जाता है, यानी खनिज तेल जो है पोटवार और जो घोड़क वाला रीजन है वहां पे पाया जाता है। प्राकृतिक गैस के लिए मियाल क्षेत्र फेमस है, यानी प्राकृतिक गैस यहाँ पर मियाल क्षेत्र में मिलती है। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में की बात करें तो कराची, फैसलाबाद और सियालकोट यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। और अधिकतर जो उद्योग धंधे हैं वो पंजाब प्रांत में संकेंद्रित हैं, यानी यहाँ पर भी पंजाब प्रांत है तो अधिकतर उद्योग धंधे जो हैं यहाँ के वो पंजाब प्रांत में केंद्रित हैं। पाकिस्तान मुख्यतः सूती धागे और कपड़े और जो गलीचे यानी कालीन वगैरह जो हैं, चावल, चमड़े और खेलकूद के सामान का निर्यात करता है और अन्य सामानों का या अन्य मदों का देशों से आयात करता है। कराची की बात करें तो देखिए कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर भी है। कराची जो है एक प्रमुख पत्तन है और अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कराची जो है अरब सागर के मुहाने पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है ये। तो कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। ये एक प्रमुख पत्तन भी है और अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन भी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी जो इस्लामाबाद है, ठीक है। और पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। तो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर है। इसके अलावा यहाँ पर दो प्राचीन नगर भी हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन खंडर वाले नगर भी हैं, जो भी पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं, नेपाल जो है ये भी दक्षिण एशिया का एक देश है और नेपाल जो है भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। हिमालय की गोद में स्थित नेपाल 1,40,797 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर अपने भारत के राज्यों से कंपेयर करें तो यह क्षेत्रफल में उड़ीसा राज्य से भी छोटा है। इसका यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी बताया गया है। यह 26 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच विस्तृत है। यह तीन तरफ से अर्थात पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से और उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पश्चिम में भी भारत है इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण में भी भारत पड़ता है और पूर्व में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पूर्व में भी यहाँ पे भारत पड़ रहा है, पूर्व में सिक्किम पड़ रहा है, राज्य पड़ रहा है। और उत्तर की पार्ट करें, उत्तर में जो तिब्बत वाला पार्ट है, जिस पर यहाँ पर अभी तिब्बत वाले पार्ट पर आप जानते हैं चाइना का अधिकार है, तो उत्तर में ये चीन से घिरा हुआ है। नेपाल के भौतिक लक्षणों की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा नेपाल जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर बसा हुआ देश है। तो नेपाल एक पर्वतीय देश है, जैसा कि आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो नेपाल में हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं, यानी यहाँ पर बृहद, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तीनों का विस्तार है यहाँ पर। मोटे तौर पर नेपाल को 3 भौतिक इकाइयों में बांट सकते हैं। नेपाल का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसे तराई कहा जाता है। और तराई के बारे में पहले ही हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, यानी कि जो नदियां भाबर प्रदेश में लुप्त हो जाती हैं वो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। तो तराई क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा दलदली और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सघन वन मिलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि नेपाल का जो दक्षिणी भाग है निम्न उच्चावच वाला मैदान है, जिसे तराई कहते हैं। मानसून के दौरान इसमें अक्सर बाढ़ आती है, अतः जो तराई क्षेत्र है ये दलदली है और ये वनों से ढका हुआ है। तराई के बाद बात करते हैं इसके उत्तरी भाग की। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये उत्तरी भाग है, ये नेपाल का उत्तरी भाग है। और ये जो है यहाँ पर बृहद हिमालय है। तो इसके उत्तरी भाग में बृहद हिमालय अर्थात हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ साथ ये फैली हुई है। ये नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ साथ हिमालय की जो बृहद हिमालय श्रेणी है फैली हुई है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये नेपाल में ही है और ये जो है बृहद हिमालय में ही पड़ता है। देखिए, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। इसके अलावा बृहद हिमालय में यहाँ पर अनेक पर्वत शिखर हैं, जैसे कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है वो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर पड़ता है। ये नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर ये अवस्थित है। इसके अलावा बृहद हिमालय में मकालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर आदि पर्वत शिखर पाए जाते हैं और इन सब की ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। बृहद हिमालय के दक्षिण में, देखिए बृहद हिमालय के दक्षिण में ये वाला जो पार्ट है, तराई के उत्तर वाला पार्ट, इसको मध्य हिमालय कहा जाता है। तो बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय को धौलाधार भी कहा जाता है, धौलाधार श्रेणी भी कहा जाता है। धौलाधार श्रेणी को यहाँ पर नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इस मध्य हिमालय वाले पार्ट में अनेक छोटी छोटी घाटियां हैं, जैसे काठमांडू शहर है, पोखरा, ये दोनों ही शहर जो है ये घाटी में बसे हुए हैं। तो काठमांडू और पोखरा जो है ये दोनों घाटी हैं। अब बात करते हैं नेपाल की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नेपाल पूरी तरह से एक पर्वतीय देश है। तो यहाँ की जलवायु में 2 मुख्य प्रवृत्तियां दिखती हैं। तापमान जो है, तापमान की बात करें तो तापमान दक्षिण से उत्तर अर्थात तराई क्षेत्र से
उच्च हिमालय श्रेणियों की ओर घटता जाता है, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होती जाएगी, क्योंकि नीचे की साइड क्या है, एक समतल मैदान है, निम्न घाटी वाला मैदान है, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर बृहद हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, तो ऊंची ऊंची श्रेणियां होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, माइनस में चला जाता है। वर्षा की बात करें, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी इस साइड में वर्षा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर इस साइड में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होती जाती है। काठमांडू घाटी में जलवायु गर्मियों में कौष्ट, गर्मियों में गर्म और शीत ऋतु में सर्द या ठंडी होती है। तराई क्षेत्र की बात करें, दक्षिण के तराई क्षेत्र की बात करें, तो तराई क्षेत्रों में आर्द्र वन मिलते हैं। इसके पश्चिमी सिरे पर जहां वर्षा की मात्रा कम है, नहीं तराई क्षेत्र का जो पश्चिमी सिरा है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पर घास भूमियां पाई जाती हैं। उत्तर की ओर हिमालय की ढालों पर शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी उत्तर की ओर बृहद हिमालय या मध्य हिमालय वाले पार्ट में यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ के जो ढाल हैं यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके निचले ढालों पर चीड़ और ओक के वृक्ष सामान्य रूप से मिलते हैं। फर, बर्च या बुर्ज ये ऊंचाई पर मिलने वाले वृक्ष हैं, तो ये सब बताया गया है। प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाएं, तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पहाड़ी या पर्वतों की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होती, अपरिपक्व होती है, और पतली परत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होती है। तो मिट्टी का जो विकास होता है वो मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो ये पर्वतों की मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होती है। तो तीव्र ढालों पर मृदा की परत पतली और अनुपजाऊ है, लेकिन तराई क्षेत्र की घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 30% भाग ही यहाँ पर कृषि योग्य है। इन देश का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका मात्र 30% भाग ही कृषि योग्य है, और कृषि योग्य भाग भी इसके दक्षिण में पड़ता है। दक्षिण वाला पार्ट है ये कृषि योग्य पार्ट है, जहां पर खेती की जा सकती है। खनिज संसाधन की बात करें तो देखिए, खनिज संसाधन के मामले में नेपाल काफी ज्यादा धनी नहीं है, काफी ज्यादा गरीब देश है। यहाँ खनिज संसाधन बहुत कम है। काठमांडू के पूर्व में अभ्रक निकाला जाता है, काठमांडू का जो पूर्वी एरिया है यहाँ पर अभ्रक निकाला जाता है। लिग्नाइट जो है कोयले का प्रकार है, लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट और लोहे के भी यहाँ थोड़े से भंडार पाए जाते हैं। वन यहाँ के सर्वश्रेष्ठ और अधिक मूल्यवान संसाधन है, यानी यहाँ पर वन जो है, वन संपदा काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो जलाने की लकड़ी है, तो जलावन की जो लकड़ी है ऊर्जा शक्ति का मुख्य साधन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग लकड़ी की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अधिकांश घरों में एलपीजी वगैरह इस्तेमाल ना करके यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक ठंडा देश भी है, यहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा पड़ती है, तो लकड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो ईंधन के लिए ये लोग मुख्यतः वनों पर डिपेंड करते हैं, यानी कुल उपयोग में लाई गई ऊर्जा का 68% अकेले ईंधन लकड़ी से प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। कृषि की बात करें तो नेपाल भी एक खेतिहर देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि कार्य में संलग्न है, तो लगभग 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ की जो खेती है मुख्यतः जीविकोपार्जन कृषि है, यानी कि यहाँ पर खेती बहुत विस्तृत पैमाने पर नहीं होती है, बल्कि अपनी जीविका चलाने के लिए खेती की जाती है। और यहाँ की खेती बहुत ज़्यादा अविकसित है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा धनी भी नहीं है, गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग होने की वजह से यहाँ पर खेती जो है परंपरागत तरीके से की जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें नवाचार, बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं लोग करते हैं। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और कृषि योग्य भूमि के बहुत थोड़े प्रतिशत में उपलब्ध होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। क्योंकि यहाँ नेपाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर है काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जमीन जो है, जमीन कम है, तो जमीन पर दबाव बढ़ रहा है, यानी खेतों के आकार छोटे हो रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव है। नेपाल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 50% से अधिक परिवार आधे हेक्टेयर से भी कम भूमि पर कृषि करते हैं, यानी खासकर जो पहाड़ी वाले रीजन है, पहाड़ी रीजन में बताया गया कि 50% से अधिक जो परिवार हैं ऐसे हैं जिनके पास आधे हेक्टेयर से भी कम एग्रीकल्चर लैंड है। और यहाँ पर जो कृषि करने के तरीके हैं ये भी पारंपरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा नवाचारी या विकास नहीं हो पाया है, जिस वजह से यहाँ पर ये लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवगत हो पाए हो। तो कृषि करने के तरीके भी यहाँ पर पारंपरिक हैं। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाएं भी सीमित हैं। वैसे तो नदियां वगैरह यहाँ पर खूब सारी हैं, यहाँ पर नदियां वगैरह जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो तो खूब सारी हैं, फिर भी यहाँ पर लोग सिंचाई के लिए मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर हैं। चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार बाजरा और जौ ये नेपाल की प्रमुख फसलें हैं। नेपाल की प्रमुख नकदी फसलों की बात करें तो नकदी फसलों में गन्ना, तिलहन, तंबाकू, आलू और पटसन ये नेपाल की नकदी फसलें हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ से कई सारी नदियां निकल रही हैं, और ये नदियां यहाँ से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा में जाके विलीन हो जाती हैं। तो नेपाल में संसार की सबसे अधिक संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, लेकिन चूंकि ये क्षमता दुर्गम स्थानों पर होने की वजह से यहाँ पर इस क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस संभावित क्षमता का अल्पभागी उपयोग किया जा रहा है।
कुल औद्योगिक उत्पादन में 60% भाग जो है पारंपरिक कुटीर उद्योगों का है, यानी यहाँ पर लघु कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े पैमाने के उद्योग यहाँ पर कम है। पिछले 2 दशकों में कुछ उद्योग धंधों जैसे सीमेंट, ईंट, टाइल, कागज, खाद्य संसाधन और गलीचा बनाने के उद्योगों का यहाँ पे विकास हुआ है, यानी ये सब लघु कुटीर उद्योग हैं। इसमें कुछ कुछ बड़े उद्योग हैं, इनका यहाँ पे विकास हुआ है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर धन संपदा भी बहुत ज्यादा अर्जित नहीं हो पाई है। यहाँ पे बात करें सबसे प्रमुख उद्योग की, तो पर्यटन जो है यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है, क्योंकि पूरा नेपाल जो है हिमालय के रीजन में बसा हुआ है। इसी वजह से दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है जो हिमालय रीजन की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी यहीं पर हैं, तो लोग चोटियों पर चढ़ने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे करके उन लोगों के आने से यहाँ पर नेपाल को बहुत ज्यादा आमदनी होती है। तो पर्यटन जो है नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत है। पर्यटन जो है सीमित क्षेत्रों में संकेंद्रित है, जैसे काठमांडू घाटी, पोखरा घाटी और ट्रैकिंग मार्गों के साथ साथ पर्यटन उद्योग सीमित है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद है भूटान। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भूटान जो है दक्षिण एशिया का एक देश है, और भूटान भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। देखिए, भूटान और नेपाल ये दोनों ही स्थल अवरुद्ध देश हैं। स्थल अवरुद्ध देश वो कहे जाते हैं जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती है, तो उन देशों को स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत यानी चीन से मिलती हैं, यानी इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम की जो सीमाएं हैं तिब्बत से मिलती हैं। वहीं पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है, यानी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। देखिए, आप लोगों के लिए 3 प्रश्न हैं, और इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से टच होती है। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा नेपाल से टच होती है। और तीसरे प्रश्न में आपको भूटान का बताना है कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा भूटान से टच होती है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। भूटान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 46,500 वर्ग किलोमीटर है। भूटान की कुल अनुमानित जनसंख्या, देखिए जनसंख्या का मैंने वर्तमान का आंकड़ा लिया है, तो यहाँ की कुल अनुमानित जनसंख्या 7,27,000 है। यहाँ पर औसत जनसंख्या का घनत्व 19 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर जनसंख्या के संकेंद्रण की बात करें तो दक्षिणी द्वार घाटियां और तासीगंग के आसपास का जो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण की जो द्वार घाटियां हैं और तासीगंग के आसपास का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये सबसे अधिक घने बसे हुए हैं। जबकि जो उच्च भूमियां हैं, यानी उत्तर की ओर जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है, यानी उच्च भूमियों में जन घनत्व विरल है। भूटान के भौतिक लक्षणों की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूटान भी पूरी तरह से हिमालयी रीजन में बसा हुआ एक देश है। तो भूटान लगभग पूर्णतया पर्वतीय देश है। इसका धरातल संसार के सर्वाधिक उबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है, यानी ये इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ है, अगर आप 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में देखें तो एक स्थान की ऊंचाई 150 मीटर हो सकती है, वहीं 100 किलोमीटर की रेंज में ही किसी दूसरे स्थान की ऊंचाई 7,000 या 5,000 मीटर से ऊंचाई भी हो सकती है। दक्षिण के समतल मैदानी क्षेत्र को द्वार कहते हैं। इन दक्षिण का जो समतल मैदानी क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको द्वार कहा जाता है। इसके उत्तर की ओर की जो भूमि है, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, यानी इसके उत्तर की ओर की जो भूमि है, चूंकि ये हिमालय की श्रेणियां हैं, तो यहाँ की ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। इसके मध्य भाग में आंतरिक हिमालय है। इसका जो मध्य वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आंतरिक हिमालय है। बृहद हिमालय यहाँ की उच्चतम स्थलाकृतियां बनाते हैं, यानी सबसे उत्तरी जो पार्ट है बृहद हिमालय वाला, ये यहाँ पर सबसे उच्चतम स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। भूटान का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है गांगकर पुनसुम, जिसको कुला कांगड़ी कहा जाता है, ये है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,561 मीटर है। ठीक है, कई बार ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गांगकर पुनसुम या फिर कुला कांगड़ी है। समतल भूमि की बात करें तो समतल भूमि केवल द्वार और चौड़ी नदी घाटियों तक सीमित है। दक्षिणी क्षेत्र में जो द्वार भूमियां हैं, ये वाली भूमि, और जो चौड़ी चौड़ी नदी घाटियां हैं, उन्हीं क्षेत्रों तक समतल भूमियां सीमित हैं। ये नदी घाटियां सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। ठीक है, जो भी नदियां यहाँ पे निकल रही हैं वो हिमालय से निकल रही हैं, और दक्षिण की ओर बहती हुई यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र में अपना जल गिरा रही हैं। संकोस, वाकचू, टोंगसा और मनास यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम बताए हैं, संकोस, वाकचू, टोंगसा और मनास यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो दक्षिणी जलवायु पेटी यहाँ की जो है, यानी कि दक्षिण में जो द्वार भूमियों वाली द्वार क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु पेटी गर्म और आर्द्र है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है। तो दक्षिणी जो द्वार पेटी है, इसका तापमान 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है ये 250 सेंटीमीटर से लेकर 500 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आंतरिक हिमालय की बात करें, यानी कि जो
ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है आंतरिक हिमालय की बात करें तो आंतरिक हिमालय की जो जलवायु है ये शीतल शीतोष्ण है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच में है। और यहाँ पर औसत वर्षा जो होती है इसकी मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ बीच वाले पार्ट में वर्षा कम होती है। सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर दक्षिणी पार्ट में द्वार रीजन जो है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ऊंचे उत्तरी क्षेत्र की बात करें, यानी जो बृहद हिमालय वाला उत्तरी रीजन है इस वाले पार्ट की बात करें तो ऊंचे उत्तरी क्षेत्रों की जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी है, यानी यहाँ पर अल्पाइन किस्म की जलवायु है। यहाँ पर अधिकांश जो चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, ये बर्फ से ढकी रहती हैं और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब होती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा का जो अधिकतर भाग है ये ग्रीष्म ऋतु यानी कि मध्य जून से लेकर सितंबर तक इसमें प्राप्त होता है। कुल वार्षिक वर्षा का 60 से लेकर 90% तक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, यानी वही मानसून जो कि भारत में वर्षा लाता है वही मानसून यहाँ पर भी वर्षा करता है। तो अधिकतर वर्षा जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। भूटान की बात करें तो भूटान में संसार की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन्य जीवों से लेकर यानी कि इसके दक्षिण में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन्य जीव पाए जाते हैं और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो उस उष्णकटिबंधीय वन्य जीवों से लेकर अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय जीव तक यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो देखिए भूटान जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत ज्यादा धनी है। इसकी नदियों के स्रोत जो है बर्फीले क्षेत्र हैं, यानी इसकी नदियां जो है अधिकांश हिमालयी रीजन से निकलती हैं, हिमालयी पहाड़ियों से निकलती हैं, इसलिए ये नदियां जो है सदाबहाई हैं, इनमें वर्ष भर जल बना रहता है। ऊबड़ खाबड़ धरातल पर बहने के कारण उनमें जल विद्युत उत्पादन की काफी संभावना है, यानी यहाँ पर जो नदियां हैं चूंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से निकल रही हैं तो इनका वेग काफी ज्यादा प्रचंड है, इसी वजह से इनमें जल विद्युत उत्पादन की अच्छी खासी क्षमता है। देखिए भूटान भी एक गरीब देश है, भूटान के पास भी उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज़्यादा आर्थिक संसाधन नहीं है, तो ये भी अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर है। तो इसने भारत की मदद से यहाँ पर कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की हैं। तो यहाँ पर भारत की मदद से चूखा, संकोस, ताता तथा मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का विकास किया है। कुल भूमि क्षेत्र के 71% भाग पर वन है, लेकिन आसानी से पहुंच होने के कारण दक्षिणी वनों का बहुत अधिक दोहन हुआ है। देखिए दक्षिण में समतल जो भूमि है यहाँ पर जो वन है इनका सबसे ज्यादा दोहन हुआ है और जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के वन है इनके वन अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन किसी अन्य संसार के किसी अन्य देश की तुलना में भूटान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कवर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कुल भूमि क्षेत्र के 71% भाग पर यहाँ पर वन है। यहाँ के खनिजों की बात करें तो चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल का 40% से अधिक भाग पर्वतीय है। कुल क्षेत्रफल का 40% से अधिक भाग पर्वतीय भाग है। कुल क्षेत्रफल के 16% भाग पर सम्मिलित रूप से कृषि और निवास स्थान है। यहाँ पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, जौ, मक्का और आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा संतरा और सेब जैसे फल ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। तो कृषि यहाँ की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन सम्मिलित है। पशुपालन के अंतर्गत ये लोग याक और भेड़ों को पालते हैं। लगभग 90% लोग यहाँ के कृषि पर आश्रित हैं और यहाँ की कृषि भी निर्वाह प्रकार की कृषि है, यानी लोग अपने केवल खाने मात्र के लिए उपजाते हैं, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से नहीं उपजाते हैं। भूटानी समाज की अगर बात करें तो भूटानी समाज में महिलाओं का स्थान काफी ज्यादा ऊंचा है, यानी यहाँ पर जितनी भी कृषि भूमि है उन सभी पर स्वामित्व जो है महिलाओं का ही है। यहाँ पर किसान की खुशहाली का पता इस बात से लगता है कि उसके पास कितने पशु हैं, यानी यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि किसान कितना खुश है। तो उसके पास अगर सबसे ज्यादा पशु होंगे तो ये माना जाएगा वो सबसे ज्यादा खुश किसान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।